तो देखो, आज का जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग होने वाला है बिकॉज ऑफ हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरा एक ही वीडियो में हो जाएगा, लगभग 30 मिनट्स चाहिए इसके लिए मुझे आपकी, और ये हो जाएगा पूरा। ठीक है। एक और चीज़, अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट शॉर्ट वीडियो है, 1 से 2 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। वो वीडियो अगला वाला, उसके अंदर ऑल डिजीज कंसिडर करी जाएंगी। ठीक है। ऑल डिजीज कंसिडर करी जाएंगी, तो उसमें सारे के सारे रोग जितने भी हैं उनसे होने वाली बीमारी क्या क्या किस तरीके से होते हैं, कोजिंग एजेंट किस तरीके से बीमारी, और ये सब कुछ कंसिडर करा जाएगा। ठीक है। एक ही वीडियो में, शॉर्ट वीडियो होने वाली है, मतलब 2 मिनट की मान लो मैक्स टू मैक्स, उसमें सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। ऑल डिजीज आती हैं। चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कहाँ से है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्यों है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझ लो। मतलब फोटो मतलब है लाइट से, इलेक्ट्रिक मतलब इफेक्ट हो सके, मतलब अगर लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी वाला इफेक्ट शो हो जाए, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ रहे हैं। ठीक है। तो आप हमारे एक बार विजिट कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल भी और टेलीग्राम चैनल। जब भी ये वीडियो मतलब आफ्टर द जब इसका बैन हट जाएगा, जिन लोगों का अगर आराम से सिलेक्शन हो रहा हो, तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको लेकर नीट कैटलिस्ट जो है वहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए, और आपकी काउंसलिंग का सारा कुछ हम बता देंगे। ये काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, हम खुद भी करवा देंगे आपकी काउंसलिंग, क्योंकि आई नो ऑल द थिंग्स। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट है। पहला वाला जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है हर्ज, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या क्या किया, एक यूवी रे जो थी वो इंसिडेंट होती है किसी एक यूवी रे जो है इंसिडेंट होती है नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर। मतलब एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी, इसके ऊपर एक यूवी रे इंसिडेंट होती है। यूवी रे इंसिडेंट होने से क्या होगा, इसका चार्ज जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है, एंड देन इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। कैसे? मतलब इसके ऊपर एक साइड में ये, दूसरे साइड में प्लस चार्ज वाली है, ये नेगेटिव चार्ज वाली, लेकिन बीच में खाली स्पेस छोड़ा गया है प्लस और माइनस के बीच में। बट यहाँ पे यूवी रे छोड़ा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच रहे थे आराम से। इस वजह से जो ये ट्यूब है, डिस्चार्जिंग ट्यूब, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है। अगला वाला क्या है, जो होलाज है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने लिया एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ली ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप तो जानते होगे, ये 12th वाले चैप्टर में, कि ऐसे एक चैम्बर होता है जिसमें 2 लीफ लगी होती है, वैसा वाला। ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। इज एलिमिनेटेड बाय यूवी रे, उनके ऊपर भी यूवी रे डाली गई। ठीक है। देन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज एंड देन न्यूट्रल। एक बार में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं दूसरे साइड में, और वो एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है। अगला वाला देखो, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। लिनार्ड एक्सपेरिमेंट काफ़ी यूजफुल है, तो इसमें देख लेते हैं। तो यूवी रे इंसिडेंट ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर इंसिडेंट होती है, कैथोड प्लेट के ऊपर, देन इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है, एंड करंट इंडक्शन होने लगता है, मतलब करंट कंडक्ट होने लगता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ कैथोड, एनोड के केस में, अगर एनोड पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट आके गिरती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती। इसका रीजन समझा देता हूँ मैं। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, अगर इस पे लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसे अट्रैक्ट करेगा, ये पहुँच जाएगा। तो मतलब कैथोड पे डालेंगे, मतलब नेगेटिव पे डालेंगे, इसने बोला है कि कैथोड पे डालेंगे तब करंट हो रही है, तो करंट मिल रही है। अब दूसरा वाला देखते हैं। अगर हम ये प्लस है और इस पे डाल रहे हैं, तो ये और पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला जो है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। और लेकिन यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्स करेगा, तो ये वापस से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ना कि इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ और सिर्फ हम फोटोन से ही या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही ये सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और भी तरीके हैं, वो देख लो क्या क्या है। मतलब बस थर्मिक एमिशन, हाई टेम्परेचर करके भी हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो उससे भी, टेम्परेचर से भी हीट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके 10⁸ प्लस में 8 वोल्ट पर मीटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे, तब भी इलेक्ट्रॉन जो है उससे एमिट हो जाएंगे। इसे फील्ड एमिशन बोल रहे हैं, इसको थर्मिक एमिशन बोल रहे थे। पीई तो हम पढ़ेंगे, इसको लाइट से करवाते हैं, लाइट डालते हैं तो भी निकलता है। तो अगला वाला है ये क्या है, सेकेंडरी एमिशन। देखो ये हाई ई है, ये नेगेटिव ई है। ठीक है। हाई ई मतलब हाई एनर्जी वाले, हाई इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है, या तो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, या तो हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो टकराते अपनी पूरी एनर्जी खो देते हैं इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करने के बाद में। ये है सेकेंडरी एमिशन।
अब देख लेते हैं फोटोन के बारे में थोड़ी अमेजिंग जानकारियाँ। तो देखो पार्टिकल नेचर है इसकी ऑफ द लाइट, ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो वेव नेचर को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वेव नेचर को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। दूसरा वाला ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है विद द स्पीड सी इन द स्पेस के अंदर, स्पेस या फिर वैक्यूम के अंदर किसमें कितने स्पीड से? सी, मतलब कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड का ही तो पार्ट है, अलग थोड़ी है ये। आगे देखते हैं नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज क्यों होगा भाई? ये तो मास लेस भी है, मास लेस भी होता है, चार्ज लेस भी होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रिक्वेंसी की, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी प्रोपोर्शनल होती है। जब उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ई इक्वल्स टू एच न्यू निकल के, और न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्बडा। तो ये उठा के इसने रख दिया, इससे निकल के आ गया हमारा ये फॉर्मूला। अब जो न्यू है वो अंगस्ट्रम में हो, ये फॉर नीट के लिए डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए है। ये किस तरीके से काम करेगा देखो, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एनर्जी जो है वो 12,400 से, मतलब ईवी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ईवी में दिया होगा या तो ईवी में एनर्जी दी होगी। आपने एक बार मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ना ये 4 EV का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 EV यहाँ रखने से लैम्बडा जो है वो अंगस्ट्रम में मिलता है, जो कि वहाँ पे वो बाद में नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो ईवी में एनर्जी निकालने के लिए डायरेक्टली 12,400 विद एंगस्ट्रम। हाँ, तो ईवी में एनर्जी निकालने का ये शॉर्टकट तरीका है, ये रख सकते हो आप, ठीक है। अगर नैनोमीटर हो तब क्या करोगे? तब लिखोगे 12,040, 1240 लिखोगे, मतलब 12 और 40 और अपॉन में लिखोगे लैम्बडा, और ये नैनोमीटर में लिख दो NM में, ठीक है। और ये स्टिल इन ईवी में एनर्जी, इस तरीके से भी कर लोगे तो वो भी फॉर्मूला काम करेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स नोट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े बहुत वीडियो में और एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। आगे देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या था। लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा। P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा जो ये दिया हुआ है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो एच अपॉन लैम्बडा जो है वो P के बराबर है, और जो E है वो होता है HC अपॉन लैम्बडा। इसमें ये तो हो जाएगा P, देखो एक बार ये तो हो गया P के बराबर, ये हो गया C, तो E इक्वल्स टू हो गया PC, मतलब P इक्वल्स टू क्या हो गया E/C। देख के देखो एक बार आ रहा है कि नहीं, P इक्वल्स टू E/C मिल रहा है ना आंसर, ठीक है। इफेक्टिव मास की बात कर रहे थे हम। देखो इसको अभी ध्यान मत देना, पहले इसके ऊपर उधर वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव मास क्या होता है? इक्वल्स टू mc² दिया हुआ है। देखो ये मास इक्वेशन जो दिया हुआ था, मास एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टीन ने दिया है, इक्वल्स टू mc² वाला वही है ये, ठीक है। तो अब हमें उससे निकालना है कि इसकी एनर्जी मतलब मास कितना होगा। जो नॉर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है इसका, देखो P इक्वल्स टू ई एच अपॉन लैम्बडा वाला, ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्टली हम इस वाले फॉर्मूले को एनर्जी इक्वल टू ये जो लिखा है इसको हम डायरेक्टली इक्वल कर देंगे ई इक्वल टू mc² के। तो HC अपॉन लैम्बडा जो है वो इक्वल कर रहे हैं ई इक्वल्स टू mc² के। हाँ, तो समझ में आ गया ना कि ई HC अपॉन लैम्बडा रख रहे थे वो mc² के बराबर रखेंगे, जो कैंसिल, एक C से C कैंसिल हो गया, तो H अपॉन लैम्बडा इक्वल हो रहा है M इंटू C। तो C को इधर भेज दो, H अपॉन लैम्बडा C जो है वो M के बराबर आ गया, समझ गए इस तरीके से। या फिर यहाँ से भी उठा सकते हो, P इक्वल्स टू क्या होता है M इंटू वी होता है ना, P इक्वल्स टू क्या होता है MV होता है। यहाँ फोटोन के केस में MC हो जाएगा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ये P अपॉन H अपॉन लैम्बडा हो रहा है, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा H अपॉन लैम्बडा इंटू C। सिंपली इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। अब एक चीज़ और, स्टिल अभी भी इसका मास जो है वो चेंज नहीं हुआ है। रेस्ट मास को अब भी हम 0 ही लेंगे, रेस्ट मास कभी आ ही नहीं सकता फोटोन के पास में, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी होती है टोटल एनर्जी। मान लो ये एक बल्ब है, इसको इस तरीके से समझो कि एक बल्ब है, यहाँ पे मैं बल्ब की स्ट्रक्चर दोबारा से बनाने वाला हूँ। ये बल्ब है, ठीक है, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, चारों तरफ में प्रोड्यूस करेगा ऐसे। हम चाहते हैं कि वो इस लेवल पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, ए एरिया यहाँ का हिस्से का, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है हीट। तो हम, मेरा मानना ही, मेरा इस इंटेंसिटी से ये मतलब है कि कितने फोटोन पर सेकंड यहाँ पहुँच रहे हैं, पर सेकंड में कितने फोटोन पहुँच रहे हैं, कैसे पता लगेगा? देखो फोटोन पहुँच रहे हैं, मान लो n फोटोन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यहाँ पे n फोटोन पहुँच रहे हैं इन t टाइम में, तो n अपॉन टी, एक फोटोन की एनर्जी E होती है, ये हो गया n अपॉन टी इंटू ई। समझ में आया? इतना इतने हो गए टोटल एनर्जी वाला। अपॉन में क्या करना है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो ये हो गई टी, ये मिल गया, और ए जिस एरिया पे वो पहुंच रहा था उस छोटे से एरिया की वैल्यू, तो इसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिखेंगे, टोटल एनर्जी अपॉन ए इंटू टी, ठीक है। ये फिर आई इक्वल टू एन ई अपॉन ए टी, समझ गए।
अब जो n/t है उसको लिखते हैं स्मॉल n से। रेट ऑफ फोटोन आने की रेट है ये, समझ रहे हो। तो इसको इस तरीके से 2 बार लिखना बेवकूफ़ी है, बट एक ही बार लिखना जाना चाहिए था, ठीक है। तो पावर क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब तो समझ गए। तो इसको आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, NE/A, ये फॉर्मूला बनेगा एट द एंड में, ठीक है, ये याद रख लेना। तो पावर इक्वल टू NE/T होता है, सिंपली ए नहीं होता, एरिया नहीं होता, तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला आ गया NE के बराबर। अब पावर फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो एन फोटोन जो है जाके ऐसे इंसिडेंट करेंगे, और जितने फोटोन इंसिडेंट करें वो वापस भी आएंगे ऐसे करके, ठीक है। जितने टकराए इस दीवार से उतने वो बाहर की तरफ भी आएंगे। तो जाने वाले फोटोन्स अगर एन है तो एन एच अपॉन लेमड़ा, देखो पी क्या होता है, पी होता है एच अपॉन लेमड़ा। सिंपली एन फोटोन के लिए कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया एन टाइम्स। P2 भी सिंपली जितने गए हैं उतने वापस में आएंगे, तो जाने वालों और आने वालों का बस नेगेटिव होगा। अब हम करते हैं P2 माइनस P1, कैसे P2 - P1 करते हैं डेल्टा P के लिए, बस हम वही कर रहे हैं P2 - P1, दोनों को माइनस माइनस होकर जुड़ जाएंगे, घटेंगे नहीं, माइनस माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में, इसके आगे माइनस लगेगा तो ये माइनस में, माइनस का इतना हो जाएगा। हमें चाहिए प्लस वाला, तो हम यहाँ मोड लगाएंगे और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मोड लगाएंगे तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, समझ गए हो। अच्छा डेल्टा P/डेल्टा T होता क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन याद करो। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो होता क्या है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होती है फोर्स, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम भी मिल गया हमें, तो इससे आ जाएगा फोर्स, तो इसकी अपॉन में टी लगा दो, मिल गया हमें ये, समझ गए हो फोर्स के वैल्यू। अगर फोर्स से हम निकालना चाहे प्रेशर तो अपॉन में एरिया लगा दो, तो एरिया का एक का फॉर्मूला एक के एरिया का फॉर्मूला और लग जाएगा, ए और अपॉन में लग जाएगा, तो ये बन गया, सिंपल है ये। देखो एच अपॉन लैम्बडा जो है E/C के बराबर होता है, तो यहाँ ई फॉर्मूले में अप्लाई करना चाह रहे हैं हम ई की जगह पे। तो जो चीज़ें हैं E/C, एच अपॉन लैम्बडा जो है ना, एच अपॉन लैम्बडा इसकी जगह रख रहे हैं E/C। तो जो 2A/A है, 2N/A अभी भी है और E/C भी है, ठीक है। अब हमें याद करना है कि NE/A तो आई होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो, हमने लिखा है NE/A, NE/A ये हो गया, तो 2 ये पूरा मिलके I/C, तो क्या बन गया 2I/C बच गया टोटली, समझ रहे हो, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल में क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कराया गया था उसको नॉर्मली तरीके से समझो कि हमने पहले एक प्लेट ली है, 2 प्लेटों को ऐसे कनेक्ट करा है, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, इसको बोला हमने कैथोड, C से रिप्रेजेंट करा है, एनोड A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखो इसमें थोड़ा सा ठीक से नहीं है, मैं इनको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ एक बार। तो देखो होना क्या चाहिए, ये किस तरीके से होना है वो देखो बता देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड से एनोड की तरफ में, बस इतना पता होना चाहिए, इधर नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन समझो, वो जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि होगा क्या। तो वेन लाइट इंसिडेंट ऑन द कैथोड देन ई एमिट फ्रॉम इट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ एनोड चार्ज, देखो मूव करेंगे उसका अट्रैक्शन की वजह से एमिट नहीं होंगे, ध्यान रखो। आने वाली सनलाइट जो है स्पेसिफिक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ माइनस है बेशक पहले से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो आने वाली फ्रिक्वेंसी है h न्यू, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इसके वर्क फंक्शन के। अभी तक वर्क फंक्शन टर्म आया नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ, वर्क फंक्शन वो चीज़ है जिसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए। मान लो यहाँ पे ऐसा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भूखे लोग हैं, इनको जाना है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुछ अपना एक एक थोड़े थोड़े एनर्जी लेके, इनको एक एनर्जी मिलेगी ना, तब तक ये यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ तक लेके उस एनर्जी को लेके जा सकते हैं यहाँ तक। तो मतलब जितनी ये यहाँ से मिलेगी उसी को लेके जाएंगे, जिनको नहीं मिलेगी वो नहीं जा पाएंगे, और जिनको कम मिलेगी वो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उस कम से नीचे तो जाता ही नहीं है। तो जिनको मिलेगा प्रसाद वही लेके जाएंगे यहाँ पर, बिना प्रसाद के थोड़ी कोई यहाँ से चला जाएगा उधर, तो नहीं जा पाएंगे वो, ठीक है। तो जिनको मिल रही एनर्जी वो ही जा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो इक्वल होनी चाहिए या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए फाई से, और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो फिर मेटल के केस में उसी को हम वर्क फंक्शन बोल देते हैं, समझ गए हो। तो क्या होगा, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन कैथोड पे इंसिडेंट होती है बट वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम इट, तो इलेक्ट्रॉन इससे एमिट होंगे, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एनोड चार्ज की तरफ मूव करेंगे वो, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे, मूव करने की वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी,
क्योंकि भाई देखो पूरा सर्किट बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा, अगर यहाँ वायर होता तब भी वो वायर भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम करता है, क्योंकि वो मीडियम प्रोवाइड कराता है इस बार। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन खुद मूव होते होते जा रहा है, समझ रहे हो। तो अब करंट मिल जाएगी इससे, तो करंट मिल गई, इसी इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। इफ ऑल द ई एमिटेड फ्रॉम द कैथोड रीचेज टू द एनोड, अगर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं उतने के उतने अगर यहाँ पहुँच जाते हैं, इस केस में जो अमाउंट ऑफ करंट है इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसे बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अगला वाला देखते हैं। अगर इफ एनोड गिव्स नेगेटिव, अगर एनोड को धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा रिपल्सन फील करेंगे, लेकिन चले जाएंगे। एक टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल्सन फील करेंगे तो वापस आने लगेंगे, मतलब पहुँचेंगे नहीं डायरेक्टली। उस केस में क्या होगी, करंट जो है उस केस में जीरो हो जाएगी। आई क्या हो जाएगी, जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस केस में जीरो हो जाएगी। तब समझो क्या होगा, तब समझो क्या होगा, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है ना, उस केस में जो इसका वोल्टेज होता है, मतलब उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल क्यों रहे, ये करंट को रोक रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोक रहा है, इसलिए इसे स्टॉपिंग, स्टॉपिंग मतलब रोकने वाला बोल रहे हैं, समझ गए हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल चीज़ों को रोकने का काम करेगा, इसलिए क्योंकि इस पे नेगेटिव है और आने वाले इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब इतना चार्ज होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन रिपल करे, और रिपल्सन कर रहे हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव पोटेंशियल भी तो आएगा। इस पोटेंशियल को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है वो पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेगा, तो V इक्वल्स टू होता है KQ/R। ठीक है, पोटेंशियल प्लेट के केस में होता है σ/ε, सिंपली σ/ε इंटू D, ये हो जाएगा पोटेंशियल अगर प्लेट पे चार्ज है तो। इस तरीके से समझ रहे हो ना। तो ये इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है, हम उसी की बात कर रहे थे, वही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लगेंगे, इफ द एनोड गिव द नेगेटिव चार्ज, सो ड्यू टू द रिपल्सन इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव टुवर्ड्स द एनोड। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव नहीं कर सकते, रीचेज टू इलेक्ट्रॉन नहीं रीच कर पाएंगे। इससे होगा क्या, जीरो फोटो करंट इज, इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, दैट द फोटोन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो भी जीरो होगी। एट दिस टाइम पोटेंशियल ऑफ द एनोड, नेगेटिव पोटेंशियल की बात करें, एट दिस टाइम द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, माइनस से, जहाँ पे आई जो है वो जीरो रही होगी। देखो इस पे वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस पे जीरो वैल्यू जीरो होती है, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लिखी है उसकी एक्स एक्सिस पे चीज़ें जीरो होती है। तो ये करंट जो है वो कुछ इस तरीके से फॉलो होते हुए जाएगा, समझ रहे हो। वाई, याद रखना कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की सारी वैल्यू जीरो होती है, और एक्स एक्सिस पे वाई की सारी वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ कहीं पे भी होता है ये पॉइंट, ये जीरो ही बताता वाई के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। इस वाली जो करंट है, जो ये करंट मिल रही है, इसको बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट। तो करंट कैसे होगी, जैसे जैसे जो है करंट बढ़ती जाएगी, मतलब हम उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक परफेक्ट एच न्यू ग्रेटर देन 5 देंगे, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन इंसिडेंट करेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी। पहले सारे करंट जो है मिल रहे होंगे, सारी की सारी करंट मिल रही होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रीच कर रहे होंगे। धीरे धीरे वो करंट डिक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है ऐसे। एक टाइम के बाद में वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। देखो वेव थ्योरी फेल्योर के मैं एक ही बार में रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक हम चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के वेव थ्योरी को अब बाद में एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं। तो आई वी करेक्टरिस्टिक्स है सम फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी के बेस पे, ठीक है। तो होगा क्या, तो इंटेंसिटी जो होती है उसको चेंज करने से क्या क्या चेंज होता है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में आप लोगों को। तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सैचुरेशन करंट के, समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, रट लो इसको सीधे सीधे, मजा आ जाएगा। तो क्या होगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट या सैचुरेशन करंट, फोटो करंट या सैचुरेशन करंट एक ही बात है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ फोटोन्स के, और डिस्टेंस के इनवर्सली 1/d²। सोर्स जहाँ रखा है वहाँ से लेकर, मतलब जो लाइट बल्ब जहाँ रखा है वहाँ से लेकर जिस चीज़ को बल्ब की रोशनी मिल रही है वहाँ तक के बीच की डिस्टेंस,
उसको बोल रहे डी स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बीच के अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। इंटेंसिटी जिन जिन चीज़ों से डिक्रीज करेगी मतलब सेचुरेशन करंट भी डिक्रीज करेगी, फोटो करंट भी डिक्रीज करेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी डिक्रीज करेंगे, फोटोन भी डिक्रीज करेगा, समझ गए। इसके अलावा इंटेंसिटी किसी और से लेना देना ही नहीं रखती, रट लेना इस बात को, समझ रहे हो। IV कैरेक्टरिस्टिक, इससे क्या पता चल रहा है, देखो अगर उसने बोला कि ये जो है ये कैसे लिया, उसने पोटेंशियल रखा है इस साइड में और इस साइड में रखा उसने, इस साइड में क्या रखा है उसने, IV कैरेक्टर सेम फ्रिक्वेंसी डिफरेंट आई के लिए, यहाँ रखा इंटेंसिटी, यहाँ रखा पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा तो फ्रिक्वेंसी करती है पोटेंशियल का डिसाइड। तो हाँ, सब में फ्रिक्वेंसी सेम मतलब सबके सब में जो है पोटेंशियल सेम, तो यहाँ से जाएगा इंटेंसिटी अलग अलग। तो जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी करंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट मिलती है ज़्यादा, सेचुरेशन करंट ज़्यादा मिलती है, तो सेचुरेशन करंट इसकी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी की वजह से। तो जिन इंटेंसिटी का सीक्वेंस ये है, ऐसे कि ऐसे ही करंट का सीक्वेंस I3 I2 I1 हो जाएगा, समझ गए हो। अगर हम इस बार इंटेंसिटी को सेम रखें और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें, तो फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी सेम कर रहे हैं, इस केस में क्या हो सकता है हमारे साथ में, इंटेंसिटी सेम रखने से क्या होगा कि देखो क्या होगा, ये थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा ठीक से नहीं बनाएगा, मैं बता देता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा। हम बना रहे हैं इस ग्राफ को, रुक जाओ एक सेकंड के लिए। तो ये ग्राफ कुछ बनना चाहिए, देखो इस तरीके से, रुक जाओ एक मिनट बस, मैं बना दे रहा हूँ इस ग्राफ को। तो ग्राफ में ऐसा सोचो कि इंटेंसिटी सेम रखने को बोला गया और बाकी सारी चीज़ें वेरी कराने को लिए बोला गया। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए ओमेगा चेंज हो सकता है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। जैसे कैसे, हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी ये कुछ इस तरीके से होगी एक, फिर दूसरी वाली भी कैसे होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होगी, यहीं से निकलेगी, अगले वाले भी यहीं से निकलेगी, और लेकिन यहाँ जाके मिल जाएगी उससे, समझ रहे हो। और अगले वाली सैचुरेशन करंट चाहिए हमें, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ बस, हम इसे दोबारा से रिक्रिएट कर देते हैं। तो किस तरीके से होगा ये ग्राफ, एक बार रुको, तो इस ग्राफ को हमें बनाना है, डन। और हम नया ही ग्राफ रिक्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक बार देख लो कि किस तरीके से होना चाहिए था ये ग्राफ एग्जैक्टली। ग्राफ थोड़ा सा इनकरेक्ट है तो हम उसे करेक्ट तो रखेंगे, क्योंकि गलत डिलीवर करना गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं बना रहा हूँ ग्राफ को, तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा एक बार देखो, हाँ। तो सबके पोटेंशियल अलग अलग होंगे लेकिन सेचुरेशन करंट सेम होने वाली है। ये हो गया एक का, ये हो गया दूसरे का, ये हो गया तीसरे का, ऐसे, ठीक है। तो आई विल बी सेम फॉर ऑल, तो करंट विल बी ऑल्सो सेम। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 वाला, 0 1 0 2 0 3, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो अगर वोल्टेज जो है पोटेंशियल वोल्टेज, अगर फ्रिक्वेंसी जो है पहले F3 ज़्यादा रही होगी, तो इसका मतलब है उसका वोल्टेज भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा रहेगा। इसका अगर F2 ज़्यादा है, इसका मतलब इसका वोल्टेज भी इस F1 V1 से ज़्यादा रहेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे आएगी वोल्टेज और यहाँ पे आएगी फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, सॉरी यहाँ पे इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इंटेंसिटी की वजह से ये आ रहा है, बट मल्टीपल फ्रिक्वेंसी को लेकर है, ठीक है। तो लिखा है फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स से। देखो, नो टाइम लैग फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो मतलब मान लो ऐसा एक प्लेट है, इसके ऊपर फोटोन आके गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना, फोटोन गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें कोई बीच में टाइम गैप नहीं होगा, ये बोलना चाह रही है ये लाइन। आगे है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे कोई भी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब एक परफेक्ट एनर्जी। एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्यों है एक बार देख, हाँ, एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्यों है एक बार समझो इसको। वो इसलिए है क्योंकि देखो, एनर्जी मतलब एच न्यू, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जब जब तुम एनर्जी या फ्रिक्वेंसी की बात करोगे, मतलब एक चीज़ की बात करें, तो जब मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलूँ, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि थ्रेशोल्ड जो वो है फ्रिक्वेंसी, वो एग्जिस्ट करती है, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर होती है फॉर एमिशन के लिए, इससे कम पे नहीं होगा, ये लाइन ये बताना चाहिए। अगला वाला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द एमिशन इज पॉसिबल। लैम्बडा की एक मैक्सिमम वैल्यू, तो उसके नीचे वाले लैम्बडा के लिए वेवलेंथ जो है वो पॉसिबल होती है, उसके ऊपर वाले वेवलेंथ के लिए नहीं होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लैम्बडा जो है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू के, इसकी मिनिमम वैल्यू के अपर वाली वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की लोअर वैल्यूज के लिए पॉसिबल है एमिशन। देखो यहाँ पे लिखा भी है फिर हमने, क्या है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो जो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होनी चाहिए या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जो लैम्बडा है उसमें क्या होना चाहिए, या तो जो मैक्सिमम लैम्बडा उससे कम होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए, तभी एमिशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो वेव थ्योरी के फेल्योर होने के रीजन। देखो नोट में थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है पर मैं समझाता हूँ कि ये चलेगा कैसे। तो फेल्योर होने का वेव थ्योरी के कारण क्या थे, उसने क्या लिखा, देखो वेव थ्योरी ना पहले यही मानती थी कि टाइम लैग होगा, ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये देखो उसके हिसाब से इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्वेंसी, जबकि रियल लाइफ वाले फोटो इलेक्ट्रॉन में फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखो क्या होगा, वेव थ्योरी प्रिडिक्ट द टाइम लैग। वेव थ्योरी जो है वो टाइम लैग को प्रिडिक्ट कर रही है इन एमिशन के अंदर, बट एक्सपेरिमेंटली ये टाइम लैग नहीं मिला। ऐसा इसलिए हो रहा था, जस्ट सपोज कि एक प्लेट है, उसमें छोटे छोटे खाली खाली हिस्से हैं, छोटे छोटे कटोरे के सेफ के कुछ होल्स हैं, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर। अब जब तक इनमें पूरा पानी भर नहीं जाएगा, पानी भरने का स्टाइल का मतलब समझो कि इंटेंसिटी धीरे धीरे फैलती है पूरे सरफेस के ऊपर, तो धीरे धीरे फैलेगी इसके ऊपर, तो ये भर जाएंगे, धीरे धीरे भरेंगे तभी यहाँ से ये कटोरी को उठाया जा सकता है, ऐसा समझ लो ठीक है। तो पानी धीरे धीरे फैलेगा पूरी सरफेस पे, यहाँ पे एक ट्यूब लगा के छोड़ दी जिससे पानी भर रहा है, सबको धीरे धीरे मिलेगा, तो धीरे धीरे निकलेंगे सबकी सब। तो इसमें लगना चाहिए था टाइम, क्योंकि सब में धीरे धीरे भर रहा है, तो सबके इक्वली भर रहा है, तो धीरे टाइम लगना चाहिए था, इसलिए टाइम लैग को प्रिडिक्ट करती थी ये वेव थ्योरी, जबकि ऐसा सच में नहीं है। अगला वाला क्या है, वेव थ्योरी प्रिडिक्ट पीई फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी की सबकी सब फ्रीक्वेंसी पे जो है वो पॉसिबल है, अबाउ नहीं, ये गलत बात, जस्ट अबाउ नहीं, बिफोर ऑल द फ्रीक्वेंसी आइदर एनीथिंग, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए पॉसिबल है, चाहे से वो कैसी भी क्यों ना हो। तो ये तो गलत बात है, ये गलत बात है कि वो जस्ट अबाउ के लिए बोल रहा था, वो सबके लिए बोल रहा था, ऑल फ्रिक्वेंसीज के लिए, सबकी सब। थ्रेशोल्ड मैटर ही नहीं करता, थ्रेशोल्ड बट क्या है, इंटेंसिटी जो है वो शुड नॉट बी अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, तो देखो ये किस तरीके से, ऑल फ्रिक्वेंसी बट जो इंटेंसिटी है आई ग्रेटर या इक्वल देन जो थ्रेशोल्ड वो है आई इंटेंसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। ऑल फ्रिक्वेंसी बट क्या होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए, समझ गए। बट द इंटेंसिटी जो है उसमें देखो, बट इंटेंसिटी शुड नॉट बी अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉट ट्रू। देखो इसने क्या बोला, इंटेंसिटी इस वेव थ्योरी के हिसाब से तो कर रही थी, लेकिन रियल में वो नहीं कर रही, ये भी ये बताने में असक्सेसफुल रही, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट ये पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा तीर है, मतलब ऐसा समझ लो अगर इसे झेल लिया तो सब कुछ सह जाओगे। तो देखो क्या होगा, आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन था वो 1905 में जो उन्होंने दिया था उसके बारे में समझ रहे हैं। तो क्या होगा, लाइट एग्जिस्ट ऑफ फोटोन फॉर विद एनर्जी। लाइट की जो कंसिस्ट करती है उसमें फोटोन होते हैं, फोटोन छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो छोटे एनर्जी के पैकेट से लेके आते हैं, उनकी एनर्जी कितने के बराबर होते हैं, इक्वल्स टू एच के बराबर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। वन फोटोन कैन इंटरेक्ट ओनली विद वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से ही टकरा सकता है और उसको एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, समझ गए। इससे क्या पता चल रहा है, इसका कैसे पता लग रहा है, इसका इसलिए पता लग रहा है क्योंकि अगर मान लो दो छोटे कम एनर्जी वाले, हमने बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, ऐसा मान लो कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 2 जूल है जस्ट सपोज, तो एक एक जूल के 2 फोटोन जाके अगर रिएक्ट करते तो आराम से 2 जूल मिल जाती है इसको और ये निकल जाता, एमिट हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि 1 जूल का फोटोन ही इस 2 जूल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। अगर इसे 2 जूल मिलता तो ये हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही फोटोन इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा वो, समझ गए हो। ये मतलब ये रियल लाइफ के लवर तो ये लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फोटोन एनर्जी इज यूज इन, कहाँ यूज होगी, ओवरकम द वर्क फंक्शन में एनर्जी हो रही है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उन दोनों में यूज हो रही है। तो कैसे लिखेंगे, मतलब टोटल एनर्जी जो है एच न्यू जो है वो इक्वल में यूज हो रही है फाई के साथ में काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू 1/एच न्यू-5, ये समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो के ई का, के मैक्स का क्या हो जाएगा 1/2 mv, मतलब इसका फॉर्मूला ये भी तो होता है ना,
देखो काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, क्या क्या है, 1/2 mv² और ईवी में जैसे मान लो बोल दिया कि इतने ईवी है, 10 ईवी बोल दिया, तो तुम यहाँ सीधे 10 ईवी यूज कर सकते हो, समझ गए हो। तो पोटेंशियल भी मैटर करता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 रख देना। मैं सिखा दूंगा एक और बार इसको क्वेश्चन सोल्व कर, ठीक है। तो ये सीधे तीनों फॉर्मूले उठा के रखे जा सकते हैं यहाँ पे, समझ गए। अगर वेलोसिटी पूछो तो ये रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन ईवी में एनर्जी दी रखनी है तो ये रखना है, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दी है तो ये रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। मोर फोटोन मोर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, अगर ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ द क्या लिखना है, कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से क्या है, एक फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी h है, वो इलेक्ट्रॉन पे आके गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है ई के एनर्जी के साथ में। इससे क्या निकल रहा है, h = E + E के, मतलब 5 + E के। इससे क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, समझ गए हो। हाँ, h = 5, अगर h जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के बराबर भी हो सकता है एट द थ्रेशोल्ड के लिए। अगर थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, h 5 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला। तो इसकी जगह E के = h - h0 रख सकते हो, EV के बराबर भी रख सकते हो इसको, इस तरीके से, समझ गए हो, ऐसा भाई। अब देखो E के वर्सेज फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करती है, देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किस तरीके का दिख रहा है, कहाँ गया ये वाला ई के वर्सेज ये वाला, एक बार इसको देख लो, ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है y = mx + -c वाला, ये -c वाला है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, y = mx c का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। तो y = mx + c में कैसे लिखेंगे, y = mx - c का है, तो पहले x को 0 रखो, x को 0 रखोगे पूरा 0 जाएगा, तो y की वैल्यू -c पे आएगी, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगी, ये वाली -5 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। अगर हम अब देखते हैं, इसको भूल जाओ, अभी ये लाइन तक तो यहाँ तक बना लो, अब देखना कि यहाँ पॉइंट पकड़ लो, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो y = लिखा है mx - c, तो -c को भूल जाओ। m और x है, y प्रोपोर्शनल है x के, तो प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, सीधे सीधे प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम इसमें ऐसे बनाते हैं, इसमें यहाँ से बनाना है, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि जहाँ से बनाते हैं वहीं से ग्राफ स्टार्ट होना है। तो y प्रोपोर्शनल होगा। अब जो ये जो स्लोप है, ये मतलब इसका ये थीटा, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ लिखेंगे इसे tan थीटा। tan थीटा जो है वो इक्वल होगा m के। m यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h है, समझ गए, यहाँ पे h है, वो EK के केस में जो वो है वो h है, तो EK के केस में जो स्लोप आएगा उसकी वैल्यू h है। तो मतलब सारी की सारी मेटल ना, ऑल मेटल्स के लिए स्लोप सेम ही होने वाला है, मतलब ये फाई अलग अलग होगा तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन स्लोप की वैल्यू स्टिल सेम h के बराबर सब के सब मेटल्स के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी, ये कमाल की बात है। तो देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, जो ई था यहाँ पे उसे नीचे भेज दो दोनों साइड में, समझ गए हो। तो यहाँ अगर ये 5 रख रहे हैं, इसको 5 रख रहे हैं, तो ई इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा। इससे पता क्या चल रहा है, बस स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप की वैल्यू इस बार स्लोप की वैल्यू h/e हो जाएगी। देखो क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होगी रही है, सारी मेटल्स के लिए स्लोप की वैल्यू सेम होगी, सारी मेटल्स के लिए यहाँ पे ई के वर्सेज फ्रिक्वेंसी में h के बराबर होगी। ई के फाइनोट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी में सबकी वैल्यू h/e के बराबर होगी। तो इस तरीके से करना है आपको, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है, इसके सारे क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप इन नोट्स को मतलब एक बार एक्सेस करने के लिए आप हमारे जो वो चैनल है, इसका व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर लो, उस पर नीट कट लिस्ट है, वहाँ पे देख लो, मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी को एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ 4 से 5 मिनट का, जिसमें आप नीट को इस बार किस तरीके से प्रिडिक्ट करके अच्छा कर सकते हैं उसको लेकर। मार्क्स को अभी भी जिन लोगों के 300-400 नंबर आ रहे हैं, 300-400 आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, 200 से 300 के बीच में आ रहे हैं, उनको भी कैसे इंप्रूव कराया जा सकता है। देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सीधे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है उसका तो पता है हमें, वो तो करवा सकते हैं, तो वो करवाने का तरीका मिल जाएगा। तो अभी देखो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, अगर आपके दोस्तों को जिनको ज़रूरत लग रही है उनको भी भेज देना वीडियो, तो हाँ, और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो यार, क्योंकि इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। चलो बाय आज के लिए।